31 जुलाई 1880 को हिंदी साहित्य के जाने माने कहानीकार उपन्यासकार रहे मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के अद्वितीय योगदान को देखते हुए याद करते हुए कई कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, प्रतियोगिताएं पूरे देश भर में आयोजित की जाती हैं। इसी तरह 30 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जयंती के पूर्व दिवस पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं विभाग द्वारा प्रेमचंद प्रसंग संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर देवा भट्ट, मुख्य वक्ता अध्यक्ष हिंदी विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल प्रोफेसर शिरीष कुमार मौर्य और विशिष्ट वक्ता निदेशक मानवीय विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पांडे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी ने की। इस मौके पर विश्वविद्यालय की विविध विद्या शाखाओं के निदेशकगण, पत्रकार, साहित्यकार एवं विश्वविद्यालय के विविध कार्मिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर कुमार मंगलम ने किया। प्रेमचंद का आवरण, उनका जो औरा है वह इतना बड़ा है कि उन्हें किसी विषय में बांध करके देखना, कई बार अगर जब हम, चूंकि प्रेमचंद हमारे अकादमिक बहसों के भी उतने ही हिस्सा है जितना सामान्य पाठक वर्ग के लिए, तो उन्हें किसी खांचे में बांध करके देखना या उन्हें किसी विषय में बांध करके देखना, हमें लगा कि यह विषय के साथ और यहाँ जो हमारे श्रोता समूह हैं, हमारे जो प्रबुद्ध अध्यापक वर्ग हैं, उनको किसी खास किस्म के विचारधारा या किसी खास किस्म के परिभाषा या अवधारणा में बांध करके एक बातचीत करना उचित नहीं होगा। इसलिए हमने सोचा कि इस विषय को थोड़ी व्यापकता देते हैं और ऐसा करते हैं कि एक ओपन एंडेड विषय रखते हैं और जिस पर बातचीत करने की आयाम हमारे पास खुल सके। आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद कहानी, उपन्यास और निबंध और संपादकीय जब वो हंस का लिखते थे तो उनके लेखन का एक बड़ा हिस्सा लेखन और जीवन के साथ एकाकार हो रहा था। तो किसी एक खांचे में बांधना मुझे उचित नहीं लगा और इस विषय पर हम लोग बात कर रहे थे तो हमारे विभाग के जो साथी हैं डॉक्टर राजेंद्र कैड़ा, हम लोगों का मन हुआ कि प्रेमचंद संदर्भ इसका विषय दें या संदर्भ प्रेमचंद, लेकिन थोड़ा सा काव्यात्मक होते हुए अनुप्रास देने की हम लोगों ने कोशिश की और इसके बाद यह शीर्षक आया प्रेमचंद प्रसंग। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और विश्वविद्यालय कुलगीत के साथ हुई। इसके बाद उपस्थित गणमान्य जनों का स्वागत हुआ। स्वागत उद्बोधन सह प्राध्यापक हिंदी विभाग डॉक्टर शशांक शुक्ल द्वारा प्रस्तुत किया गया। सभा की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर देवा भट्ट मैडम। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर शिरीष मौर्य जी, जो अध्यक्ष हिंदी विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय, और साथ ही महादेवी वर्मा सृजन पीठ जैसी प्रतिष्ठित संस्था के निदेशक के रूप में भी काम कर रहे हैं। मंच पर बैठे हमारे मानविकी विद्या शाखा के निदेशक प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पांडे जी, सभागार में उपस्थित अतिथि के रूप में श्री नारायण पाल जी, परीक्षा नियंत्रक सोमेश जी, निदेशक अकादमिक प्रोफेसर पी.डी. पंत जी, स्मिता कर्नाटक जी, जगमोहन रौतेला जी, ममता पंत जी और विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए शिक्षार्थी, शोधार्थी और प्राध्यापक और मीडिया कर्मी, मैं आप सभी का हिंदी विभाग की ओर से यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये संगोष्ठी प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित है। प्रेमचंद जिस पृष्ठभूमि पर हिंदी में रचना करने आते हैं, 1915-16 में उनकी पंच परमेश्वर हिंदी कहानी, पहली कहानी आती है। उसके पहले तो उर्दू में लिख रहे थे। उसके पहले हिंदी में टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, दुलाई वाली, इंदुमती, कुछ कहानियां बड़ी चर्चित हुई थी। प्रसाद की ग्राम भी आ चुकी थी, कुछ कहानियां आ चुकी थी। एक परंपरा बनती हुई दिख रही थी। उन परंपराओं में एक आदर्श निर्मित हो रहा था। प्रेमचंद ने उसे पकड़ा और प्रेमचंद का कार्य यह था कि उस आदर्श को उन्होंने यथार्थ के धरातल पर चित्रित किया, पैराडाइम शिफ्ट किया, जो बार बार बात करते हैं लोग कि मजदूरों को, किसानों को, दलितों को, स्त्रियों को उन्होंने नायक नायिका बना दिया साहित्य का। और ये सबसे बड़ी बात थी। रामविलास शर्मा ने तो कहा कि वो मनोरंजन और तिलस्म से उन्होंने उसको सेवा सदन का पाठक बना दिया। तो एक पैराडाइम शिफ्ट थी। संस्कृति क्या है कि जो साहित्य की जो विरासत है वो राजनीतिक विरासत की तरह उत्तराधिकार में नहीं मिला करती, बहुत ही सूक्ष्म होती है
वो बहुत तार्किक होती है, संवेदनाओं के विस्तार के लिए होती है। इसलिए प्रेमचंद के बाद भी बहुत से साहित्यकार आए जो प्रेमचंद का विस्तार करते हैं अपने अपने ढंग से। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई प्रेमचंद बनकर ही प्रेमचंद का विस्तार करे। प्रेमचंद से असहमति उत्पन्न करके भी वो प्रेमचंद की परंपरा, जैसे यशपाल है, रेणु है, ढेर सारे लोग हैं जो प्रेमचंद से तार्किक रूप में तो असहमतियां व्यक्त करते हैं, लेकिन फिर भी प्रेमचंद की परंपरा का विस्तार करते हैं। साहित्य में असहमतियां भी विस्तार का कारक हुआ करती हैं। प्रेमचंद क्लासिक रचनाकार हैं और मानवतावादी रचनाकार हैं। स्वागत के बाद कार्यक्रम श्रृंखला की कड़ी में मुंशी प्रेमचंद पर अपने वक्तव्य के साथ आप हैं सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग डॉक्टर पुष्पा पुतलाकोटी। गोदान के होरी को हम आज भी नहीं भूले हैं। इससे पहले भी उनका जिक्र हो चुका है। गोदान का होरी एक ऐसा किसान है जो बहुत गरीब है, जीवन भर मेहनत करता है और अंत समय में एक गोदान की चाह में तिल तिल मरता है। इसी तरह उनका एक और रचना है गबन। गबन स्त्री अस्मिता पर आधारित है। उसमें जालपा एक ऐसी महिला है जो आत्मसम्मान और स्त्री अस्मिता का प्रतीक बनी हुई है। इसी तरह की एक कहानी है कफन। कफन एक गरीब बाप बेटे की कहानी है जो अपनी मरी हुई पत्नी के लिए कफन खरीदने के बजाय मदिरा पान करने का निर्णय लेते हैं। यह कहानी ऐसी है जो उनकी गरीबी की कठोरता को उजागर करती है। इसी तरह चलिए हम प्रेमचंद को उनकी कुछ कहानियों से समझते हैं संक्षिप्त में। प्रेमचंद की एक कहानी है दो बैलों की कथा। यह बहुत ही भावात्मक कहानी है जो समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट और मनुष्य की सोच को दिखाती है। प्रेमचंद बताते हैं जानवरों में गधा बहुत सीधा होता है। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, वह सब कुछ सह लेता है, फिर भी लोग उसे बेवकूफ कहते हैं। वह सचमुच बेवकूफ है या उसकी सीधेपन और सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है, कहना कठिन है। उसे चाहो जितना मारो, कैसी भी घास दो, सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसके चेहरे पर असंतोष नहीं दिखता। ऋषियों मुनियों जैसे सारे गुण उसमें विद्यमान है, फिर भी आदमी उसे कदाचित मूर्ख कहता है। कदाचित ऐसा लगता है संसार के लिए सीधापन उपयुक्त नहीं है। इसके बाद प्रेमचंद बैल का जिक्र करते हैं। गधे का एक छोटा भाई बैल है जो उससे कम ही गधा है। वह अड़ियल होता है और असंतोष प्रकट करता है, कभी कभी मार भी देता है। इसलिए लेखक बैल को गधे से बेहतर समझते हैं। असल में ये गधा और बैल उन लोगों के प्रतीक है जो सहनशील होते हुए भी समाज में तिरस्कृत है। यहाँ पर लेखक हमें ये समझाने का प्रयत्न करते हैं अधिक सीधापन इंसान को कमजोर बनाता है, इसलिए हमें अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। प्रेमचंद आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक है जितने 100 साल पहले थे। हमारा दायित्व है कि हम उन्हें केवल पढ़े नहीं बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करें। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने विचारों को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। वक्तव्य के क्रम में अब आप हैं सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग डॉक्टर अनिल कार्की। 300 कहानियां, 12 उपन्यास, 3 नाटक, 200 लेख और कम से कम 1 दर्जन अनुवाद। 1908 में सोजेवतन लिखी 5 कहानियों का संग्रह और उस पर राजद्रोह हुआ और अंग्रेजों ने वो प्रति जला दी। इससे पता चलता है कि प्रेमचंद का लेखन की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से उस ऊर्जा को लेते हैं और उस अथक मेहनत और परिश्रम से उनके वहाँ ये दिखता है और इतना लंबा उनका लेखन काल है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उनके वहाँ हर समुदाय, परिधि और यहाँ तक कि उम्रों की आवाजें भी हैं। ईदगाह मिल जाएगी, 2 बैलों की कहानी मिल जाएगी, बड़े भाई साहब मिल जाएगी और साथ साथ जो है बारीक ताने बानों की गहरी सामाजिक पड़ताल करती हुई कहानियां भी मिलेंगी। नमक का दरोगा, मंत्र, पूस की रात, कफन, इस तरह की कहानियां भी मिलेंगी। पहला उपन्यास लिखा प्रेमाश्रम और उपन्यास में आप देखेंगे कि पहली बार अवध के किसानों के मुद्दे को उठाया, बेगार के मामले को लेकर के। उसके बाद जो रंगभूमि आई, रंगभूमि में आप देखेंगे कि एक रहे सहे गरीब और एक तरह से अंधा भिखारी जो सूरदास है उसके अंदर गांधी की चेतना को भर दिया। तो इस तरह से गबन और गोदान लिखे तो दिखाया कि किस तरह से उसमें भारतीय आम जीवन का धड़कता हृदय है और किस तरह से वो भारतीय आम जीवन के दस्तावेज है। जितने साधारण कथा के पात्र बुने उतना ही साधारण जीवन भी जिया। उनको आम लोगों के बीच पहचानना मुश्किल था, ऐसा उनके बारे में लिखे हुए लेखों से पता चलता रहा। मैं अंत में उनका एक प्रसंग सुना करके अपनी बात को विराम दूंगा जो कि बहुत सरल है और मुझे लगता है कि इसको आप लोगों से साझा करना चाहिए। पटना में प्रेमचंद ट्रेन से उतरे, स्वागत करने वाले स्टेशन पर मौजूद थे, लेकिन संयोग ऐसा कि उसमें से किसी को कोई नहीं पहचानता था।
सिर्फ एक फोटो का सहारा था और वह सहारा भी काम ना आया। तो स्वागत करने वालों ने ट्रेन से उतरते हुए बहुत से यात्रियों से पूछा, लेकिन प्रेमचंद से पूछना भूल गए। किसी ने प्रेमचंद से नहीं पूछा। प्रेमचंद रात भर स्टेशन पर खड़े रहे। स्टेशन लगभग खाली हो गया तो नौजवान ने अनमने भाव से उस मामूली से मुसाफिर से पूछा, क्यों जनाब, आप लखनऊ से आ रहे हैं? हाँ भाई, लखनऊ से ही आ रहा हूँ। आप प्रेमचंद है? हाँ प्रेमचंद हूँ। स्वर इतना कठोर हो पड़ा था कि मेजबान ने प्रणाम करते हुए उनके हाथ से मैले खद्दर के रुमाल में बंधे पीतल का लोटा ले लिया और अत्यंत ग्लानि भाव के साथ अपना नाम बताया। उनके चेहरे पर किंचित क्रोध, किंचित संतोष, प्रसन्नता एक साथ झलक पड़ी, पर कोई शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। तब तक फिटन आ लगी। बैठकर चले तो रास्ते में मेजबान ने पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ? मैं तो रात भर इसी पेशोपेश में पड़ा रहा हूँ कि लौट जाऊँ। प्लेटफॉर्म पर गया, गाड़ी आ लगी पर चढ़ न सका। सोचा तुम्हें दुख होगा। स्वयं दुख में रहकर के दूसरे की तो दुख की परवाह है। मेजबान सफाई देने लगे तो बोले, वही तो मैं कहता हूँ, जब तुम मुझे नहीं पहचानते तो तुम मुझे प्रेमचंद कहकर पुकारते। इस पर मेरी इज्जत थोड़ी ही कम हो जाती। लेखक के अहंकार से शून्य और आडंबर से रहित, दूसरों के दुख सुख की इतनी फिक्र करने वाले, लेकिन अपने लिए, अपनी असुविधाओं के लिए एकदम बेफिक्र, इस मामूलीपन की विशेषता थी प्रेमचंद। प्रेमचंद के साहित्य के साथ साथ उनके जीवन के इस मामूलीपन और विराटता को हम सभी को अपनाना चाहिए और आत्मालोचना करना चाहिए। और वह आत्मालोचना मुझे लगता है कि हमारे भीतर एक विवेक पैदा कर सकती है, पक्षधरता का निर्धारण कर सकती है और साहित्य और समाज की उन सभी आवाजों की आवाजाही सुनिश्चित कर सकती है जिसमें बहुभाषिकता, बहुलता, बहुसंस्कृति और हमारा देश है और हमारे देश को मजबूत और सुदृढ़ कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हैं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, प्रोफेसर शिरीष कुमार मौर्य। प्रेमचंद असल में हिंदी में बहुत देर में आए। ये कोई मतलब अतिरिक्त रूप से बोलने की बात नहीं है। प्रेमचंद हिंदी में बहुत देर में आए, लगभग 36 साल की उम्र में आए। 36 साल की उम्र तक आजकल नई पीढ़ी में बड़े लेखक हो जाते हैं, हमारे बीच में भी। लेकिन मैं सोचता हूँ उस संघर्ष को, जो सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था, एक बनती हुई भाषा का संघर्ष भी था, जिस पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे अनुशासक थे। बहुत सख्त महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपादन में आना, उनका होना एक भाषा के बनने का दौर था, सिर्फ लेखकों के बनने का दौर वो नहीं था। एक तरह की भाषा बन रही थी। वो भाषा बहुत मुश्किल होने की ओर जा सकती थी, वो भाषा बहुत ज्यादा संस्कृत निष्ठ होने की ओर जा सकती थी, वो भाषा बहुत विशिष्ट होने की ओर जा सकती थी। प्रेमचंद जैसे लेखकों ने उसे साधारण की ओर बचाने का काम भी किया। आपत्तियां हुई। अच्छा, प्रेमचंद के बारे में लोग कहते हैं कि साहब, अब आपने उनको कहा कि प्रेमचंद सामंत का मुंशी, और अभी भी मुंशी प्रेमचंद कहे जाते हैं। लोग अभी भी बोलते हैं कि साहब मुंशी प्रेमचंद। मुंशी कौन? असल में मुंशी होते कौन? अगर जब हम बात कर ही रहे, लगा ही रहे हैं सायास मुंशी प्रेमचंद, एक आलोचक लिखते ही है कि सामंत का मुंशी प्रेमचंद एक वर्ग विशेष है। उसका सांस्कृतिक विकास बहुत अलग तरह का है। वो सांस्कृतिक विकास असल में हिंदी भाषा का विकास भी है। वो वर्ग लिखा पढ़ी करने के काम में, वो वाकई में या तो सामंत के वहाँ, किसी सामंत के वहाँ, या किसी अदालत में या किसी ऑफिस में मुंशी हो, ये उसका काम है। एक विशिष्ट जाति के लोग इस काम में रहे। उन्होंने भाषाएं सीखी, उन्होंने फारसी सीखी क्योंकि अदालती कामों में रहना था उनको। उन्होंने उर्दू सीखी, उन्हें हिंदी आती थी। उन्होंने जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी भी सीखी। बहुभाषाविद लोग थे। ये जो सांस्कृतिक विकास सिर्फ भाषाओं के नाम लेने से भी दिखता है। जब आप कहते हैं ना कि उर्दू, हिंदी, और जिस इलाके में वो लोग हुए, गंगा यमुना का दुआबा। प्रेमचंद पर बहुत बातें होती है ना, मैं असल में बिल्कुल प्रेमचंद पर बात करने नहीं आया। प्रेमचंद के बहाने किन चीजों पर हमें बात होनी चाहिए हमारे भी। उस दुआबे का कल्चर जो बहुत मिला जुला है, एक भाषाई तहजीब। आप देखेंगे कि प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए। हिंदी में वो आए तो आना पड़ा होगा उनको, कोई इच्छा हुई होगी, कोई आवश्यकता हुई होगी, ये भी है। और किस तरह की हिंदी में प्रेमचंद को आना था? प्रेमचंद अलग तरह की हिंदी, वो अपने साथ पूरा एक बिखरा हुआ समाज लाए। अलग अलग लोग, अलग अलग आजीविका के लोग, और सारे ही साधारण लोग। प्रेमचंद के जो स्त्री पात्र हैं उन पर मेरे ख्याल से बहुत अलग से भी होते हैं काम,
लेकिन किसी ने बहुत ठीक से रेखांकित नहीं किया। गोदान भर की स्त्रियों को उठा लीजिए आप, हारती नहीं, सताई जाती, सवाइन तक को उठाई, जो कि महाजन है, हारती नहीं है, बिल्कुल नहीं। आदमी हारते हैं, पछताते हैं। पूस की रात में भी हल्कू छुपता है, उसको पहली सूचना पत्नी ही देती है। और एक बहुत अलग तरह की बहस उस उपन्यास में भी है। आप ये देखिए कि बहुत जूझने वाली स्त्रियां गांव की हैं। गोदान में अगर सबसे निरीह कोई स्त्री है तो वो मिस मालती। प्रेमचंद के बहाने इन बातों को करने का भी समय आ गया, भाषा पर भी, समाज पर भी। प्रेमचंद के साथ ये हुआ कि अंतिम दौर में बहुत अस्वस्थ थे। 1936 में एक अधिवेशन हुआ, उसकी बात अभी आई थी, तो प्रेमचंद से कहा गया कि साहब अध्यक्षता के लिए आपको आना है। किसी तरह उनको ले गए। जो भाषण उन्होंने दिया, साहित्य का उद्देश्य नाम से, वो आपको मिल जाएगा इंटरनेट पर भी। एक नए तरह के सौंदर्य शास्त्र की वकालत कर रहे हैं, भाषा में भी, विषयों में भी, और जो पूरा परंपरागत सौंदर्य शास्त्र है, जो भी आलोचना के टूल्स हैं, उनके सामने वो कुछ नई बातें कह रहे हैं। और वो बातें वो सिर्फ हिंदी से नहीं कह रहे, उस भाषण में उर्दू शायरी से भी कह रहे। क्योंकि जो परंपरा बन गई है कि एक राजकुमारी है, नाजुक है, समृद्ध है, वही सुंदर है, मानक वही होगी नायिका का। प्रेमचंद कहते हैं क्यों होगी? खेत में बच्चों को दूध पिला रही, रुपाई कर रही, खेती कर रही, बोझा ला रही औरत भी तो हो सकती है, वो क्यों नहीं होगी? और कोई हैरत की बात नहीं है कि प्रेमचंद के इस भाषण के कुछ बात थोड़ा आगे पीछे वह तोड़ती पत्थर ने बहुत रेखांकन पाया। मजदूर स्त्री भी नायिका हो सकती है। रीतिकालीन परंपराओं ने नायिकाओं की जो स्थापना की, उसके विरुद्ध भाषा कैसी होनी चाहिए, बहुत अलंकारिक। क्यों? इतने अलंकारों की आवश्यकता है क्या? अलंकार कहीं बोझा तो नहीं बन रहे हैं? इतने रूपकों की आवश्यकता है क्या? रूपक असल में तो जीवन ही रूपक है हमारा। हम अपना जो जीवन जी रहे होते हैं वो अलग अलग रूपकों में जी रहे होते हैं। एक भूमिका कुछ होती है, एक भूमिका कुछ होती है, और हमें मालूम भी नहीं लगता कि अभी हम किस रूपक को जी रहे हैं। उन सारे रूपकों को प्रेमचंद सहज में ले आए। क्यों इतनी लाक्षणिकता हो, क्यों इतनी व्यंजना हो? प्रेमचंद तो धिक्कारे गए। और ये जो विराट जीवन है, इसके बहुत सारी समस्याएं भी हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, और इन सबको मिलाकर जो पूरी सैद्धांतिकी बनती है, वो बहुत सहज भाषा में आए, वो जीवन के साथ आए। कहानियां लिखी जा रही थी बहुत सारी, परंपरा लेकिन प्रेमचंद की बन सकी। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि प्रेमचंद को थोड़ा नए संदर्भों में अगर आप लोग देख सकें, अपने अध्ययन में भी, और हिंदी से कहना चाहूंगा अध्यापन में भी। बहुत बहुत अपने विशिष्ट वक्तव्य के साथ आप हैं निदेशक मानवीय विद्या शाखा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पांडे। प्रेमचंद एक तरह से युग शिल्पी रहे। उन्होंने साहित्य सृजन में एक नए तरह के, जिसको अभी वक्ताओं ने पैराडाइम शिफ्ट के रूप में एक तरह से देखने की कोशिश की। वास्तव में प्रेमचंद ने अपने साहित्य में समाज को एक खास नजरिए से देखा और उसको एक तरह से प्रस्तुत किया। और यही बात महादेवी वर्मा ने जब प्रेमचंद के ऊपर लिखना शुरू किया और उनके ऊपर टिप्पणी करी, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया, इसको रेखांकित किया। प्रेमचंद जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी आरा बिहार में, और महादेवी जी को भी उसमें भागीदारी करनी थी। वो नहीं जा पाई थी अपने स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन उन्होंने एक विस्तृत लेख उस समय लिखा और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि एक क्रांतिकारी साहित्य, जिसमें उस दौर में, जिसका जिक्र अभी भी हुआ था, कि तिलिस्म का बोलबाला है, जिसमें हयारी का बोलबाला है, जिसमें आश्चर्य, कौतूहल, ये तमाम तरह की चीजें आ रही हैं रचनाओं में। उस दौर में एक ऐसे क्रांतिकारी साहित्य का सृजन किया जिसमें आम जन उभर करके आ रहा, जिसमें आम जन की बातें थी, आम जन एक तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा। और ये कहा जा सकता है कि प्रेमचंद का जो साहित्य या प्रेमचंद का जो सृजन है, उसने एक तरह से आम आदमी को स्थापित किया अपने साहित्य में, अपने सृजन में, अपनी कल्पनाओं में। और यही हम उस तमाम उनके जो कहानियां हैं, उपन्यास हैं, उन सब में देख सकते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति, एक जीवन पात्र के रूप में, एक नायक के रूप में उभर करके आता है। सेवा सदन ही को देख लीजिए। मेरे ख्याल से जो दलित विमर्श है, जो निम्न वर्गीय प्रसंग है,
उसका सबसे बेहतर चित्रण और पात्रों को उस रूप में दिखाना जिसकी चर्चा सांकेतिक रूप में अभी हुई थी, वो प्रेमचंद के साहित्य से ही हमारे समाज में आता है। मैं बहुत और रचनाओं की ओर नहीं जाता हूं, लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया है वो है पूस की रात। एक तरह से वो साहित्य है जिसमें एक किसान, और कितना प्रासंगिक है। जब महादेवी वर्मा लिखती हैं वो कहती हैं कि प्रेमचंद प्रासंगिक हैं और प्रेमचंद हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। मुझे लगता है कि आज जब हम 21वीं शताब्दी में इस समाज और इस व्यवस्था को देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि जो 20वीं शताब्दी में और उस दौर में जब उपनिवेशवाद अपने चरम पर था, प्रेमचंद किस तरह से समाज को देख रहे थे। वो किसान जो अब खेती नहीं कर रहा था, अपनी जमीन जिसका वो मालिक था उससे हट करके अब वो एक सेवक के रूप में आ रहा था। क्या उसकी कल्पना थी? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी? प्रेमचंद इस बात को उकेरने की कोशिश करते हैं कि एक किसान अब ये कल्पना कर रहा है कि नहीं, अब वो किसानी में कुछ नहीं है, अब वो मिलों में, कारखानों में मजदूर के रूप में रहना चाहता है। प्रेमचंद के इस सृजन में, इन रचनाओं से एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में हम उन कारकों को ढूंढ लेते हैं कि आखिर उस समय का समाज किस तरह से चित्रित हो रहा है, उस समय के समाज में क्या व्यवस्थाएं हैं कि एक धरती का मालिक आज उस अपने मालिकानेपन को छोड़ करके वो अब एक मजदूर के रूप में, एक सेवक के रूप में जाना चाहता है और नई तरह से अपनी व्यवस्थाओं को बनाना चाहता है। आज भी वो कष्ट हैं जो प्रेमचंद का किसान है, जो पूस की रात का किसान है, जो कठिन संघर्ष अपने जीवन यापन कर रहा है, उसी पूस की रात में एक बार फिर से सत्ता से टकरा रहा। तो प्रेमचंद के साहित्य की ये बड़ी खूबियां हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात मुझे दिखाई पड़ती है वो ये लगता है कि जैसा कि जिक्र हुआ, प्रेमचंद मूलतः उर्दू में रचनाएं कर रहे थे और आमतौर पर उनकी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा उर्दू के रचनाकार के रूप में थी, साहित्यकार के रूप में थी कि वो उनको एक नई प्रतिष्ठा की, नए तरह के उसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उन्होंने फिर भी हिंदी को चुना। महादेवी अपने संस्मरण में लिखती हैं कि आखिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों किया। जब उनसे जो भी संवाद हुआ तो प्रेमचंद का कहना था कि अंततः ये भाषा आम जन की भाषा है। ये दक्षिण को उत्तर से जोड़ती है, ये पूरब को पश्चिम से जोड़ती है, और भारत जब एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा तो संभवतः यही भाषा एक तरह से उन सबको एक समन्वय की ओर लाएगी। और हम देखते हैं कि आज हम देश के किसी भी कोने में हो, भाषाई कितने भी विवाद हों, लेकिन हमारा एक दूसरे के साथ जो संपर्क है, संवाद है, उसमें हम सहजता से इन बातों को आगे रख सकते। और उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि गांधी जो अंग्रेजी का ज्ञाता था, जिसकी अपनी भाषा गुजराती थी, वो उसमें भी आम जन के साथ संवाद कर सकता था, लेकिन उसने भी उन्हें चुना, हिंदी को चुना। तो प्रेमचंद का हिंदी की ओर आना और हिंदी में साहित्य का सृजन करना ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उस समय के समाज के भीतर भाषा को लेकर के जो विमर्श चल रहे हैं और ये समझ कि किस तरह से संप्रेषण हो सकता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से हम एक तत्व उनकी रचनाओं में देखते हैं। प्रेमचंद की प्रासंगिकता हमारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी और उस साहित्य को हमें निरंतर समझना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, ताकि हम आज के समाज को उसी दृष्टि से देख सकें और समझ सकें कि आम जन की क्या अभिलाषाएं हैं, क्या अभिव्यक्तियां हैं। तभी शायद हम एक बेहतर साहित्य का और समाज का निर्माण भी कर सकेंगे। कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव के बतौर अपने वक्तव्य के साथ आप हैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर दिवा भट्ट। प्रेमचंद साधारण मनुष्य के लेखक थे, तो उसी बात को मान करके हम यहाँ पर चलते हैं। और क्योंकि प्रेमचंद आज से 100 साल पहले लिख रहे थे, आज 2025 है, और वे 1900 के पहले दशक से उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी थी। 1908 की पहली सोजे वतन बताई गई अभी, उसके बाद 2010-12 में अलग अलग उनकी 17 में ऐसी उनकी रचनाएं प्रकाशित होकर के आई। तो हमसे ठीक 100 साल पहले वे लिख रहे थे और उस समय का समाज था, उस समय की कठिनाइयाँ, उस समय की परिस्थितियाँ थी। लेकिन क्या है जो आज भी हमको उनमें रुचि और हम कहते हैं भी आज भी प्रासंगिक हैं, तो वह है हिंदुस्तान के आम आदमी की धड़कन जो उन्होंने पकड़ी थी। उसी तरह से आज भी भारतीय मनुष्यों का दिल धड़क रहा है और उसी तरह की अनुभूति कर रहा है। भले ही परिस्थितियां बदल गई हैं, बाह्य चीज़ें बदलती हैं, लेकिन जो
जिंदगी के संघर्ष हैं वे नहीं बदलते। एक बात और मुझे लगती है कि प्रेमचंद पर हमने कुछ चीजें निर्धारित कर दी हैं, फिक्स कर दी हैं। प्रेमचंद और साम्यवाद, प्रेमचंद और गांधीवाद। प्रेमचंद गांधीवादी से प्रभावित थे, उससे प्रभावित थे उर्दू और हिंदी, और प्रेमचंद के किसान, प्रेमचंद की नारी, इन विषयों पर बहुत बात हो गई है। इसके बाहर जाकर के भी और गहराई से प्रेमचंद को समझने की आवश्यकता है। अभी बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारे कोण हैं जहाँ से हम प्रेमचंद को समझ सकते हैं। तो जब मैं देखने लगी कि ये क्यों ऐसे विशेष हैं, तो हम पाते हैं कि उस समय जब प्रेमचंद आए, हिंदी या उर्दू जो भी है, हमारे हिंदी उर्दू तो एक ही चलती थी, हिंदुस्तानी भाषा कही गई और बाद में गांधी जी ने तो उसको हिंदुस्तानी नाम ही दिया। उस समय हिंदी कथा साहित्य की क्या दशा थी? या तो वह तिलस्मी और अय्यारी मतलब चमत्कार करने वाला और कल्पना प्रधान साहित्य था, जिसके नायक नायिका हमारी इस मिट्टी से नहीं थे, वो कहीं से आते थे, वो उनकी कुछ अलग विशेषताएं होती थी। और उनके समानांतर उनके प्रतिक्रिया के रूप में जो साहित्य लिखा जाने लगा, उसमें उपदेशात्मकता, आदर्शवादिता का बोझ बहुत अधिक था। और प्रेमचंद ने इन दोनों तरह के साहित्यों का अध्ययन किया था। इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने आम जन को अपना विषय बनाया, अपना चरित्र अपने पात्रों के रूप में चुना। उसके लिए उनकी आम जन की जो साधारण भाषा होती है, बोलचाल की सामान्य भाषा होती है, उसको अपनाया। अलंकार रहित सीधी सरल शैली को अपनाया। तो विषय मनुष्य बना रहा, मनुष्य की वो समस्याएं पकड़ी और उस मनुष्य की भाषा पकड़ी। लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी कथन शैली थी, कथन भंगिमा थी, रोचक बनाने की उनकी एक अलग शैली थी, जिसके कारण वह रोचक भी बना। तो तिलस्मी अय्यारी साहित्य की कुछ रोचकता के गुण उन्होंने वहाँ से लिए। तो हमारे आदर्शवादी साहित्य के से उन्होंने मनुष्य के निकट जाने का प्रारंभ किया। अब उदाहरण बहुत सारे हैं, इतनी कहानियाँ हैं। कहानियों की बात अगर छोड़ दें, केवल थोड़े उपन्यासों की बात करें, तो वहाँ भी ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि उस समय जो चल रहा था, प्रेमचंद मानते थे कि कला के लिए जो बाद में आंदोलन चला, यूरोप से यहाँ आया, और कि कला का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कला कोई आदर्शित करे या मनुष्य की समस्या को लेके चले या ये चले। वो मानते थे कि लेखन सोद्देश्य होना चाहिए, साहित्य उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसके लिए लिखा जाए। इसलिए उन्होंने एक एक चीज़ को चुना। तो उनके हम जो सभी उपन्यास देखते हैं, उन्होंने अपने उपन्यासों के नायक नायिका राजघराने के या पौराणिक या ऐतिहासिक ऐसे नहीं बनाए, इसी अपने ही युग के लोगों को चुना। सिर्फ रूठी रानी में एक राजा रानी की बात पे कहानी चलती है, लेकिन वो भी उस समय क्योंकि राजे रजवाड़े तो थे ही, उनकी कहानी उसमें चलती है। उसके बाद वो एक एक मुद्दा लेते हैं, एक एक बिंदु, एक एक प्रश्न लेते हैं, और उस प्रश्न पर उस कथा के नायक को अपना प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए उसके द्वारा वे कार्य करते हुए दिखाते हैं। जैसे क्या है, प्रेमाश्रम और प्रतिज्ञा, इनका नायक जो है वह आदर्शवादी है, बड़े घर का जमींदार घर का होते हुए भी वो बिल्कुल साधारण जीवन जीता है। अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करके भी वो भारतीयता में अधिक विश्वास करता है और समाज सुधार के रूप में काम करता है। उस समय ये थोड़ा ये प्रारंभिक उपन्यासों पर आर्य समाज के आंदोलनों का भी प्रभाव पड़ा है। आर्य समाज के जो समाज सुधार की उनकी प्रवृत्तियां थी, विधवा के पुनर्विवाह के जो उद्देश्य थे आर्य समाज के, उनका आचरण करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए ये प्रवीण के शुरू के दो नायक अमृत राय नाम के ये विधवा विवाह करते हैं। यहाँ तक कि वो उनके मतलब प्रेम किसी और से है, लेकिन संकल्प लिया है कि हम विधवा से विवाह करके एक अबला का उद्धार करेंगे, तो वो नायक विधवा विवाह करते हैं। आगे जा करके फिर हम देखते हैं कि गांधी जी आए भारत में। अब कुछ लोग मानते हैं कि 1912 के जो उपन्यास थे वो भी गांधी जी से प्रभावित थे। ऐसा नहीं है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में 1915 में आए। उसके बाद 1-2 साल उन्होंने भारत को समझने में लगाए, और फिर मेरे ख्याल से 1920 के आसपास चंपारण का पहला आंदोलन उनका हुआ था, नील की क्रांति का। उसके बाद लोग गांधी जी को चमत्कृत होकर देखने लगे और उनकी बातों से प्रभावित होकर के वैसा लिखने लगे।
तो ये नहीं है कि प्रेमचंद का सारा ये आदर्शवादी साहित्य गांधी जी से प्रभावित होकर के है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाद की रचनाओं में दिखता है। जैसे रंगभूमि में का जो सूरदास है वह एक तरह से गांधी जी के कई सिद्धांतों को क्रियान्वित करता हुआ दिखाई देता है। औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी और गांव में मिल और कारखाने खुलने लगे थे, तो उसका विरोध जो किसान करते हैं उनका वह नेता एक तरह से उनका नेतृत्व करता है, उनका सहयोगी है, तो वहाँ हमको गांधी जी का प्रभाव दिखता है। वैसे ही सेवा सदन में गांधी जी का जो में प्रभाव दिखता है, और कर्म भूमि में का जो नायक है वह भी लेखक का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं। फिर उनके भाषा पर, उनके शिल्प पर कि क्यों लोकप्रिय हुए, कैसे क्यों आज भी प्रिय लगते हैं, क्यों साधारण जनता, कम पढ़े लिखा हुआ 8-10 पढ़ा हुआ व्यक्ति भी प्रेमचंद को रुचि से पढ़ता है। इन चीज़ों पर भी और बात करने की आवश्यकता है। आपने मुझे ये अवसर दिया और इतना अच्छी तरह मेरी बातें सुनी, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ आप हैं कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी। हमारे लिए वो प्रेमचंद अपने नज़दीक के व्यक्ति लगते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के तमाम चरित्र, तमाम घटनाएं उनके बीच के हैं, तो हमें प्रेमचंद बहुत नज़दीक के लगते हैं। लेकिन वो बड़े प्रासंगिक हैं। ये सुनते हुए पिछले 35, 36, 38, 40 साल में मुझे लगा कि ये भारत की कितनी बड़ी त्रासदी है कि हम आज से 100 साल पहले भी यही कह रहे थे और आज 100 साल बाद भी कह रहे हैं कि दुख है, सामाजिक विभेद है, जातीय धार्मिक झगड़े हैं, तमाम तरह की विषमताएं हैं और तमाम तरह की जो कठिनाइयां हैं वो आज भी वैसी ही और उस रूप में और किसी रूप में कभी बढ़ और घटती रहती है। तो वो अगर हैं तो हम कहाँ आगे बढ़े। प्रेमचंद से हम आगे बढ़ते तो प्रासंगिकताएं बहुत सारी कम हो जाती है उनके लेखन की। शायद कफन ना हो जैसी कथा ना हो बचे, शायद कोई पूस की रात जैसा ना हो, कोई होरी जैसा किसान ना बचे, तो कोई दुख की बात नहीं है कि ऐसे लोग हमारे बीच ना हो। तो प्रासंगिकता भले साहित्य की ना रहे लेकिन समाज आगे बढ़ता, तो वहाँ हम कठिन स्थिति में हैं। तो इसलिए प्रेमचंद को पढ़ना और उनको गुनना दोनों हिस्से में हमारे लिए प्रेमचंद एक विशेष और अलग तरह के रचनाकार हैं जो छूते हैं दिल को। और जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आसपास का कोई व्यक्ति है जिसमें कभी हम लोग उच्च वर्गीय पात्रों को भी देखते हैं, कभी हम लोकतांत्रिक विषयों और उनसे जुड़े हुए सवालों को देखते हैं। वो समय जब हम आज़ादी की बात कर रहे थे, लेकिन प्रेमचंद तब लोकतंत्र को उस तरह से देख रहे थे कि जैसे लोकतंत्र हमारे बीच आ गया है। एक निहत्था, एक कमजोर, एक सूरदास, आंखों से रहित व्यक्ति भी एक संपन्न और एक बड़ी एजेंसी के साथ, एक बड़े उपनिवेशवादी ताकत के साथ लड़ने की हिम्मत करता है। तो ये बड़ा लोकतांत्रिक सवाल है। तो इसलिए मुझे लगता है प्रेमचंद का होना इस रूप में बहुत प्रासंगिक है कि वो हमारे स्वस्थ लोकतंत्र की शुरुआती आवाज़ हैं। मैं बहुत समय पहले अज्ञेय के भी कुछ ऐसे ही प्रसंग पढ़ रहा था। वो कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत की आज़ादी की आवाज़ें 1930 के बाद आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि हम आज़ादी के नज़दीक हैं। और आप देखते हैं, चाहे नमक सत्याग्रह, चाहे बाद की घटनाएं और बाद में चाहे हमारे झंडे का स्वीकार करना, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई उस दौर में जब हम ये तैयारी कर रहे थे कि कोई दिन आएगा जब हम लोग अपने आप अपने स्वतंत्र समाज में होंगे। तो प्रेमचंद एक तरह से उसकी हवा देते हैं, हमारे समाज को एक सांस लेने लायक जीवन देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है उनका लेखन। अब प्रेमचंद है तो प्रेमचंद खाली हिंदी में है या उर्दू में है, या बड़ा सवाल नहीं है। आज के दिन प्रेमचंद दुनिया भर में है, तमाम भाषाओं में है। दुनिया भर की लाइब्रेरीज में अगर आप जाएंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद शायद भारत का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में जाना जाता है जिसको, तो प्रेमचंद के रूप में। और वो इस रूप में कि उनको दुनिया भर में जितना शोध और कार्य उन पर हुआ। मैं सौभाग्य से चीन में था तो मेरे एक विद्यार्थी ने कहा कि मैं प्रेमचंद, लुसुन और गोर्की पर तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कुछ चीज़ें आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि वो PhD के शोध के काम के लिए काम कर रही थी। तो मुझे लगा कि हम प्रेमचंद को समझ लें, हमारा साहित्यकार है, हमारा उर्दू और हिंदी का है, वहाँ चीनी भाषा में और चीनी साहित्य में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग और शोध करने और बुनने वाले लोग भी उसको उतना ही प्रेम करते हैं। और वो तुलना रूस में कभी हुई, कभी वो भारत में हुई, कभी वो चीन में हुई, और कभी वो पूरे यूरोप और पूरे महाद्वीपों के तमाम सीमाओं को लांघते हुए हुई। तो इसलिए प्रेमचंद आज के दिन हमारे प्रतिनिधि साहित्यकार हैं हिंदी के, और अगर हम कहें भारत के, और उससे भी बड़ी बात भारतीयता के बड़े साहित्यकार हैं वो। इसलिए उनकी जो साहित्यिक रचनाओं के तमाम बिंब हैं वो खुलते हैं अलग अलग जगह जाके। वो कभी भारतीयता के बड़े नंबरदार हैं, तो कभी वो किसानी जीवन के बड़े हैं, कभी वो महिला अधिकारों के बड़े हिमायती हैं, कभी अलग अलग तरह के समाजों की आवाज़ें हैं। तो इसलिए मुझे प्रेमचंद इस रूप में पसंद है कि उनको अलग अलग
रंग से देखा परखा गया। बीच के दौर में बहुत सारी आलोचनाएं उनके लिए आई। उनको अगर रामविलास शर्मा की नज़र से देखें तो एक तरह का बिंब दिखता है, उनको कमल किशोर गोयनका की तरफ से देखें तो कुछ और दिखता है। हमारे तमाम तरह के वैचारिकी के लोगों ने प्रेमचंद को अपना बनाने की कोशिश की, अपना कहा, अपनी तरह से देखा समझा। इसलिए किसी भी साहित्यकार ने जो लिख दिया उसको परखने शोधने का काम हमारे पास है और हिंदी विभाग के विद्यार्थी शिक्षक साथी इस पर आगे काम करेंगे। हम सब लोग मिलकर ये कोशिश करेंगे कि साहित्य की विभिन्न जो महत्वपूर्ण हमारी सरणियाँ हैं साहित्य की, उन सब पर हमारा काम हो। एक बात और कि मैं अभी अज्ञेय के 100वें वर्ष पर दूरदर्शन के लिए एक सीरीज़ कर रहा था, तो हम लोगों ने रेडियो में दूरदर्शन में उनके साहित्य पर कुछ ऑडियो वीडियो देखे सुने उनके समय के। तो किसी साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि आप तो गोदान नहीं लिख सकते क्योंकि प्रेमचंद होना बड़ी बात है। तो अज्ञेय चूँकि एक दूसरे तरह से अपने हिस्से में बड़े उपन्यासकार, कवि और निबंधकार और आलोचक हैं, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही और मुझे लगता है ऐसी दृष्टि भी हमारे पास होनी चाहिए कि जिस दिन प्रेमचंद की चर्चा हो उस दिन बाकी लोग भी महत्वपूर्ण हैं, उनकी चर्चा उसी रूप में स्वीकार रहे कि प्रेमचंद हैं, लेकिन प्रेमचंद जैसे, प्रेमचंद की तरह, प्रेमचंद की भाषा और विधा में कहने वाले हम पे बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं। और अज्ञेय ने जो जवाब दिया मैं उसकी बात करना चाहता हूँ आपसे। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं गोदान नहीं लिख सकता, लेकिन प्रेमचंद भी शेखर एक जीवनी नहीं लिख सकता। तो आप सब लोग जो समर्थ साहित्यकार हैं समझ सकते हैं इस बात को कि हमारा संवेदन, हमारा अनुभव क्षेत्र, हमारी संवेदना का हिस्सा, हमारी जो बड़ी बातें हैं वो तब बड़ी हो जाती हैं जब हम दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं और हम केवल आलोचना के लिए आलोचना और प्रशंसा के लिए प्रशंसा नहीं करते, बल्कि निष्पक्ष होकर एक स्वतंत्र विचारक की तरह अपना पक्ष रखते हैं। तो वो बहुत जरूरी है। और शोधार्थियों के लिए खास तौर से मैं कहूँगा कि आपको किसी भी वैचारिकी, किसी भी प्रभाव में आने के बजाय अपना स्वतंत्र विवेचन देना चाहिए और उसमें अपनी बात रखनी चाहिए। बहुत आभार। कार्यक्रम में उपस्थित सभी आगंतुकों के धन्यवाद ज्ञापन के साथ आप हैं सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग डॉक्टर राजेंद्र केड़ा। जो प्रेमचंद को लेकर जो यहाँ बातें हो रही थी, प्रेमचंद वो आदमी है। शिरीष जी का एक कविता संग्रह आया था जिसका नशा अभी तक नहीं उतरा है 2 साल से हमारे सिर, धर्म व नाव नहीं। उसकी पहली कविता में कुछ पंक्तियां, वो प्रेमचंद के पात्रों की परिभाषा। शिरीष उसमें लिखते हैं कि अकाल वाले गांव में कुछ ऐसी लाइन है, उस व्यक्ति से मिलो जिससे मिलना सबसे सरल हो और जिसकी तरह जीना सबसे कठिन। आप समझिए, अपने आसपास उस आदमी को ढूंढिए, कौन है वो व्यक्ति जिससे मिलना सबसे सरल, लेकिन उसकी तरह जीवन जीना कितना कठिन है। ये वो परिभाषा है जो प्रेमचंद के पात्रों की। किसी हिंदी के आलोचक ने कहा कि होरी की मृत्यु मर्मांतक नहीं थी, होरी का जीवन मर्मांतक। जब होरी मरता है तो 3 पैसे उसकी पत्नी देती है, कहती है ये मेरा गोदान। तो ये बहुत कारुणिक मृत्यु है, बहुत मर्मांतक मृत्यु है। लेकिन होरी का आप पूरा जीवन देखिए। अभी दीवा दीदी कह रही थी कि जब होरी को हम देख रहे थे तो होरी चापलूस भी नजर आता है, होली अवसरवादी भी नजर आता है। ये दरअसल जीवन की सच्चाई जो यथार्थ से टकराकर चकनाचूर होती और वो आदर्श को छोड़ती है। ये बात अपने अंतिम समय में प्रेमचंद जान रहे थे और हमको सिखा रहे थे कफन के माध्यम से और गोदान के माध्यम। ये बड़ी चीज है। हम जब भी चीजों को देखते हैं, क्लासिक्स की बात हो रही थी, आप समझिए कि क्यों शुरुआत में प्रेमचंद को क्लासिक नहीं माना गया। क्यों माना गया कि 2 धाराएं हैं। एक क्लासिक धारा है जिसका प्रतिनिधित्व प्रसाद कर रही, क्योंकि वो अंतर्मुखी धारा थी। प्रेमचंद तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम साधारण लोग बात करते हैं। वो क्लासिक्स क्यों नहीं बना? हिंदी कविता में, हिंदी साहित्य में ये 2 फाड़ बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। गद्य और पद्य में अगर आप देखेंगे, स्टोरी में, कहानी में और कविता में आप देखेंगे तो हिंदी की कविता तब भी भगवानों के ही हिसाब से बात कर रही है। हमारा जो पहला हिंदी का महाकाव्य माना जाता है वो प्रियप्रवास, उसके नायक कृष्ण है। साकेत जब लिख रहे थे मिथिली शरण गुप्त, उसके नायक राम है। लेकिन इधर हमारी जो गद्य की परंपरा चल रही थी, जिसके प्रतिनिधि निश्चित तौर पर प्रेमचंद हैं, उनका कोई बड़ा पात्र बड़े वर्ग से नहीं आता। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। और मैं कहता हूं ये इसलिए हुआ क्योंकि हिंदी कविता के पास लंबी परंपरा थी और हिंदी कहानी के पास लंबी परंपरा नहीं थी। जब आपकी परंपरा बहुत लंबी हो जाती है तो वो बहुत बोझ बन जाती है। ये बात मैंने नहीं, हिंदी के सबसे बड़े आचार्य ने कही थी कि जितना भारी पांडित्य होगा वो आपको उतनी जल्दी डुबोएगा।
तो वो क्लासिक्स बनने में देर लगी, वो क्लासिक नहीं बना। क्लासिक बनता ही तब है जब रोमांस आता है, ये होता ही है। इसके आप पूरे दुनिया के साहित्य को अगर आप देखेंगे, आप जर्मनी के साहित्य को उठाइए, आप रूस के साहित्य को देखिए, आप अंग्रेजी साहित्य को देखिए, जैसे ही रोमांटिसिज्म आता है तो आदमी को अचानक अपने क्लासिक याद आने लगता है। एक वर्ग जो है वो परेशान हो जाता है, उसको लगता है नहीं बड़ी चीज लाओ, बड़ी चीज लाओ, छोटी चीजों पर बात मत करो। ये अंग्रेजी में भी हो। जब रोमांटिसिज्म आया तो अचानक टी.एस. इलियट को याद आया व्हाट इज अ क्लासिक। ये निबंध है 1945 का, और उन्होंने छोटी कविताओं के बरक्स बड़ी कविताओं की बात की। हमारे वहां रामचंद्र शुक्ल ने यही काम किया। जब छायावादी छोटी छोटी कविताएं लिख रहे थे, मुक्तक लिख रहे थे, अलग अलग तरह की छोटी कविताएं लिख रहे थे, उनको तुलसीदास याद आए, उनको बड़े महाकाव्य याद आए, उनका प्रबंध बड़ी चीज। ये बहुत स्पष्ट चीजें हैं जो प्रेमचंद के समय बात करते समय हमको याद रखनी चाहिए। नाम ले लेकर अगर मैं धन्यवाद करूं तो मैं भूल जाऊंगा बहुत सारे नाम, फिर मित्र नाराज हो जाएंगे, लेकिन माननीय कुलपति जी को बहुत हृदय से आभार। उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी और अपना, जैसा कि हम जानते ही थे कि वो इसको बहुत निजी तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। शिरीष आए हैं, प्रोफेसर पांडे हैं, दिवा दीदी हैं, इनके साथ मैंने दिवा दीदी के साथ 5 साल अल्मोड़ा खूब काम किया है, अच्छे से काम किया, इनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। शशांक जी हैं, विभाग के लोगों का नाम है, भूपेंद्र हैं, जितने लोग आप सब लोग आए हैं, और सब आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत। बहुत सारे मित्र मेरे व्यक्तिगत तौर पर आए हैं, वो चाहते थे कि आज ये कार्यक्रम हो। मैं जानता हूँ वो कौन कौन लोग हैं, आप सब लोग भी हैं। विज्ञान के मित्रों को बहुत दिनों बाद आज देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको धन्यवाद, बार बार धन्यवाद, पुनः पुनः धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं विभाग द्वारा आयोजित प्रेमचंद प्रसंग संगोष्ठी कार्यक्रम संपन्न हुआ।